हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था ये पहले, अभी नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में, और यही अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम करवाएगा। 41 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट नंबर 42 आज डिस्कस करेंगे। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। आप जनरल स्टडीज की और आपके सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, या फिर इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो भी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टेस्ट सीरीज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम अब लिमिटेड है। उम्मीद है कि अब आप अपनी तैयारी सीरियसली कर रहे होंगे, और भी कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो देखिए उसके बाद क्या होता है, इवनिंग में 7 से 9 के बीच में मटेरियल सेंड किया जाता है आपको, और अगर आप इस टाइम के बाद में ज्वाइन करते हैं तो फिर नेक्स्ट डे आपको 12 से 2 के बीच में सेंड किया जाता है आपके ईमेल आईडी पे, तो इसलिए निश्चिंत रहें। लेट्स बिगिन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कौन से साल में हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, ये भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो, या फिर नीतियां हो, कार्यक्रम हो, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये सहायता भी करता है और एडवाइस भी करता है, सलाह भी देता है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जलवायु संबंधी कार्यवाही से संबंधित है? जलवायु संबंधी कार्यवाही से संबंधित कौन सा है? क्लाइमेट का पूछा है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये क्लाइमेट से संबंधित है। देखिए जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, ये एजेंडा है 2030। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है ये एजेंडा, तो ये 2030 एजेंडा है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति, समृद्धि, जीवन सुनिश्चित करने, इन सब का आह्वान करता है ये। इसमें टोटल आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और इनके जो उद्देश्य हैं वो 169 है, और ये 2030 एजेंडा है, उसी का पार्ट है। अब हमसे पूछा है क्लाइमेट से संबंधित, यहां से एक क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम में पूरे चांसेज हैं। जो पहला SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो है गरीबी की समाप्ति, दूसरा भूखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, चौथा है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, पांचवा जेंडर से रिलेटेड है, जेंडर इक्वलिटी, छठा है क्लीन वाटर से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है, सातवां एनर्जी से संबंधित है, क्लीन एनर्जी, आठवां है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है, नवा है जो उद्योग से संबंधित है या इनोवेशन कहें उससे संबंधित है, 10वां है इनइक्वलिटी से संबंधित है, असमानताओं में कमी, 11वां है जो अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित है, 12वां है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों का यूज करना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों का प्रोडक्शन करना, जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना, उपभोग करना और उत्पादन करना, ये 12वां है। 13वां है जलवायु कार्यवाही, 14वां है जलीय जीव हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा से लेके है, 15वां जो थलीय जीव हैं उनसे संबंधित है, 16वां है पीस के लिए है, शांति न्याय इसके लिए, और 17वां है जो इन लक्ष्यों के लिए भागीदारी, पार्टिसिपेशन से संबंधित है। तो क्लाइमेट का पूछा है 13वां, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट से रिलेटेड है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के तहत नहीं है? कौन सा है जो प्राइमरी
लॉ ऑफ लर्निंग के तहत नहीं है। इसमें है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, बहु प्रत्युत्तर का जो नियम है ये प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है। देखिए जो थॉर्नडाइक था उसका मत था कि जब उद्दीपन या जो अनुक्रिया है उसके बीच में संबंध उत्पन्न होता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है और यही अनुबंध सीखना कहते हैं इसी को। और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्राइमरी प्रिंसिपल दिए थे। तो ये जो प्राइमरी प्रिंसिपल है ये किसका है? ये थॉर्नडाइक का मत है। पहला कौन सा था? इफेक्ट, प्रभाव का नियम था, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। तो ये 3 प्राइमरी नियम हैं। और अधिगम के प्राइमरी नियम कौन से हैं? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। बहु प्रत्युत्तर का नियम प्राइमरी नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा है ये स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? अरस्तु का कथन है ये। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 2024 ओलंपिक का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में। स्पोर्ट्स इन न्यूज हमारे सिलेबस में भी है। करंट अफेयर्स में पेरिस पैरा ओलंपिक का क्वेश्चन आए या पेरिस ओलंपिक का क्वेश्चन आए, आप दोनों के लिए तैयार रहिएगा। हम रेगुलर क्वेश्चन करवा रहे हैं और नोट्स में भी ये सेंड कर रहे हैं। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? ये पहले बने हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। देखिए जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसमें भारत ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है, लेकिन पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीते हैं। अब ये पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो पुरुषों की जो व्यक्तिगत रिकवर तीरंदाजी है इसमें हिस्टोरिकल गोल्ड मेडल जीता था। और इस जीत ने इसके साथ ही टोटल फिर भारत का जो 22वां पदक था इस जीत के साथ सिक्योर हुआ था। इन्होंने फाइनल में पोलैंड के थे लुकास, उनको हराया था। लुकास सिसजेक था उनका नाम। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है हमसे कि जो पेरिस ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक में कौन से 2 देश थे जिनको बैन कर दिया गया था? कौन सी 2 कंट्री है जिनका नेशनल फ्लैग है वो बैन कर दिया था इस कंपटीशन में, पेरिस पैरा ओलंपिक में? एक था रशिया और दूसरा बेलारूस। रूस और बेलारूस इसको बैन कर दिया गया था जो पेरिस में हुआ। वो आप समझ सकते हैं यूक्रेन का विवाद की वजह से ये सब हुआ। ओजोन परत निम्नलिखित में से किसमें होती है? ओजोन लेयर की बात हो रही है। ओजोन लेयर इज इन, ओजोन लेयर बाह्य वायुमंडल, इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। मध्यमंडल इसको मेसोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है। क्षोभ मंडल होता है ये ट्रोपोस्फीयर होता है। ओजोन परत है ये पृथ्वी से 15 से और 30 किलोमीटर इसके बीच में समताप मंडल में है ये। और जो सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें हैं उनसे बचाती है ये पृथ्वी को। इसका करेक्ट आंसर आएगा समताप मंडल। NHERC का पूर्ण रूप क्या है? NHERC की फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में एक क्वेश्चन ICT का पूछा जाता है तो कई बार करंट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है या फिर ICT का जो एब्रेविएशन दे रखा है संक्षिप्त रूप में उनका हमारे सिलेबस में भी और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। NHERC है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। NHERC की फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। देखिए ऐसा चल रहा था अभी और ये शायद जल्दी पार्लियामेंट में टेबल हो जाएगा। अभी इस पे ड्राफ्टिंग वगैरह हो रही है, इस पे लोगों से राय ली जा रही है। पिछले सेशन में आने वाला था पार्लियामेंट में, अभी आया नहीं है ये विधेयक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो UGC है ये जब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल आ जाएगा,
इसके बाद यूजीसी और जो AICTE है ये दोनों मर्ज हो जाएंगे इसमें, और ये फिर एक ही रहेगा, ये NHERC। या फिर जो भारतीय ये जो कानूनी शिक्षा है बार काउंसिल, वो उसको भी ये इसी के अंडर में आ जाएगा। जैसे अभी UPSSC बना है तो इसमें भी जो पहले एग्जाम करवा रहे थे वो मर्ज हो गए एक तरीके से, वैसा है। निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है। राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार है, इसको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। एक संवैधानिक पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 9 जजेस थे उसमें, और उन जजेस का लीड कौन कर रहे थे जिन्होंने ये राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया था। देखिए ये JS खेयर थे, 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया था इन्होंने अगस्त 2017 में, और बाद में CJI भी अपॉइंट हुए थे उस टाइम, JS खेयर 2017 में। ये इसका करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड अभी एक बिल चर्चा में है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में खबरों में रही तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तीस्ता रिवर किस ग्लेशियर से निकलती है? ये अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था अभी रिसेंटली, जून जुलाई की बात है, जुलाई अगस्त, कि तीस्ता नदी में जो पानी है वो बहुत कम हो गया है, और मानसून के टाइम पे उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, और जो फरक्का ट्रीटी है, फरक्का संधि, इसको रिन्यू किया जाए। जैसा इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, वैसा ही ये फरक्का संधि है, इसको भी रिन्यू किया जाए, इसके लिए बात की थी उन्होंने केंद्र सरकार से। ये तीस्ता नदी है, किस ग्लेशियर से निकलती है? पाहुनरी ग्लेशियर है, उससे निकलती है ये। कहां से? पाहुनरी ग्लेशियर से। सिक्किम हिमालय है, जो सिक्किम रीजन वाला हिमालय है, उसमें है ये पाहुनरी ग्लेशियर, और उससे ये तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है ये तीस्ता रिवर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है, और बाद में ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है ये। बाल्टोरो ग्लेशियर की बात करें तो बाल्टोरो ग्लेशियर है, ये POK में आता है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, उसमें आता है। गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है उसमें आता है, काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज भी POK में ही है। पिंडारी ग्लेशियर की बात करें हम तो पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं जो हिमालय रीजन है, कुमाऊं उत्तराखंड वाला, उसमें है ये पिंडारी ग्लेशियर। इसके ऊपर नंदा देवी है और नीचे नंदा कोट है, ये वहां पे है। और इसमें एक चीज और है, देखिए पिंडारी ग्लेशियर का यहाँ से एक पिंडर रिवर और निकलती है। कौन सी? पिंडर रिवर ओरिजिनेट होती है, निकलती है यहाँ से, जो आगे जाके कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है पिंडर रिवर। वो गढ़वाल जिले में है कर्णप्रयाग, वहां पे अलकनंदा में मिल जाती है पिंडर रिवर, वो भी पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है। मिलम ग्लेशियर की बात करें तो मिलम ग्लेशियर भी कुमाऊं हिमालय में ही है, उत्तराखंड में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? लिटरेचर की बात हो रही है, साहित्य में नोबेल प्राइज 2024, ये जितने भी नोबेल प्राइज इस बार मिले हैं जरूर याद कर लीजिएगा, हम रेगुलर क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए फिजिक्स में किसे मिला है? फिजिक्स में जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन, फिजिक्स में मिला है जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को। केमिस्ट्री की बात करें तो डेविड बेकर या फिर जॉन माइक को मिला है। चिकित्सा या औषधि में जो मिलता है वो विक्टर एम्ब्रोस को मिला था, गैरी रूवकुन थे उनको मिला था। लिटरेचर में हान कांग को मिला है ये। इसके अलावा पीस के लिए जो नियोन हिंदान क्यों है, नियोन हिंदान क्यों,
निहोन हिंदानक्यो है, ये इसको मिला है, और ये जापानीज है निहोन हिंदानक्यो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इनको दिया गया है क्योंकि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु अटैक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे उसके बाद से एक ग्रुप बना है जो ये ग्रुप एडवोकेट करता है कि दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइलें हो या परमाणु बम है, न्यूक्लियर वो होना ही नहीं चाहिए, उसको एडवोकेट करता है ये, और इन्हीं को दिया गया है। अर्थशास्त्र में डेरोन एस्मोग्लू है, साइमन जॉनसन है, या फिर जेम्स एलन रॉबिन्सन है। इनको तीनों को अर्थशास्त्र में मिला था। हमसे लिटरेचर का पूछा है, हांगकांग को मिला है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आने वाले टाइम में और जब करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे आपको तो ये सब कवर कर दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। इनके नोट्स आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आपको टेस्ट सीरीज में आपके सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं कंप्लीट, प्रैक्टिस सेट मिल जाता है और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है। किस खगोलीय पिंड को बोना ग्रह कहा जाता है? कौन सा खगोलीय पिंड है जिसे बोना ग्रह माना जाता है? देखिए, जो बोना ग्रह है वो कहा जाता है यम को, और यम किसे कहते हैं? प्लूटो को, इसी को बोना ग्रह कहा जाता है। और 20 का करेक्ट आंसर आएगा। सूर्य का एक्चुअली जो एक सर्कल चक्कर लगाना होता है, इसको तो लगभग ये 250 साल का टाइम लेता है उसका चक्कर लगाने में। एक एरिस और है, वो भी बोना ग्रह ही है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कौन से संघ का गठन किया था? देखिए, भगत सिंह हैं, इनका जन्म हुआ था 1907 में। भागनवाला के रूप में इनका जन्म हुआ था, और पंजाब का जो दोआब रीजन है वहां पे हुआ था, जालंधर जिले में हुआ था। ये एक जाट किसान के परिवार में जन्म हुआ था। इन्होंने नेशनल जो कॉलेज है लाहौर, वहां से पढ़ाई की थी, उसमें एडमिशन लिया था। और वो जो नेशनल कॉलेज था लाहौर का, उसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय और उनके साथ में थे परमानंद, भाई परमानंद, इन्होंने स्थापना की थी उस कॉलेज की, जिसमें भगत सिंह ने एडमिशन लिया था 1923 में। 1924 में इन्होंने कानपुर में जो सचिंद्रनाथ सान्याल थे उनके साथ मिलके, और सचिंद्रनाथ सान्याल ने शुरू किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, उसके मेंबर बन गए थे ये। और बाद में जो एसोसिएशन के मुख्य आयोजक थे चंद्रशेखर आजाद थे, और भगत सिंह उनके काफी करीबी हो गए थे। इसका जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसके सदस्य के रूप में भगत सिंह ने एक फिलॉसफी थी उस टाइम पे, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, उसको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। और ये फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ये किसका लेख था? ये एक लेख था, रिवॉल्यूशनरी लेख कह सकते हैं, क्रांतिकारी लेख। वो लिखते थे भगवती चरण बोहरा। उसको भगत सिंह ने सीरियस लेना शुरू कर दिया था जब इन्होंने HRA के मेंबर बने थे। और उन्होंने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब सहित और भी कई राजनीतिक दस्तावेज लिखे थे, जैसे नौजवान सभा है उसका घोषणा पत्र हो, या फिर HSRA का घोषणा पत्र हो। और बाद में ये कॉलेज से 1925 में लाहौर से वापस लौट आए थे, और इन्होंने जो नौजवान भारत सभा है, ये एक युवा संगठन था, इसका गठन किया था अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भगत सिंह ने। और बाद में हमने पढ़ा हुआ है, ये सोन सिंह के साथ मिल गए थे, कीर्ति के जो संपादक थे। और 27 में काकोरी कांड हुआ। 28 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक कर दिया था। 1930 में जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई, उनकी डेथ के साथ ही HSRA भी समाप्त हो गया था। और पंजाब में HSRA की जगह इन्होंने नौजवान भारत सभा गठित कर दी थी। लाहौर षड्यंत्र हुआ था, जिसमें वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने, जो पुलिस अधीक्षक था एक जेम्स ए स्कॉट, उसकी हत्या की साजिश रची थी। लेकिन गलती से, हालांकि उन्होंने सैंडर्स को मार दिया था। मारना JS स्कॉट को चाहते थे, लेकिन इन्होंने JP सैंडर्स को मार दिया था। वो उसको कहते हैं लाहौर षड्यंत्र 1929 का।
साइमन कमीशन के विरोध में भी जुलूस का नेतृत्व हुआ था। तो ये भगत सिंह से जुड़ी कई चीजें हैं। और बाद में ये जो जेपी सैंडर्स है, इसके मामले में ही 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह इनको फांसी दी गई थी। हर साल 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। डिटेल में इसलिए बताया ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए तो आपको इजी रहेगा समझने में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद से संबंधित। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था सरकार के कानून, उनकी मांग या उनके जो आदेश हैं उनका पालन नहीं करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो जनता है उन्होंने सरकार के कानून, सरकार की जो मांग या सरकार के जो ऑर्डर थे उनको फॉलो नहीं किया जाता था। और यह आंदोलन बाद में शुरू में तो ये था कि एक नॉन वायलेंस होगा, अहिंसक प्रवृत्ति का होगा। और इसकी शुरुआत की थी 1930 में महात्मा गांधी ने। अभी पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो जेल में बैठा है, उसने कॉल दी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो पहले तो ये समझना होगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से और जनवरी 1931 के बीच में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद सितंबर 1931 से और दिसंबर 1931 तक दूसरा हुआ था। और नवंबर 1932 से और दिसंबर 1932 में तीसरा हुआ था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहला जब हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में, उस टाइम भारत के जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय उस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे पूछा गया है। कौन सी कमेटी के मेंबर नहीं थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा की, उसमें कौन सी कमेटी के मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये प्रक्रिया के नियमों पे जो सहमति बनी थी उसके मेंबर तो थे। जो राष्ट्रीय ध्वज पर कार्यवाहक समिति बनी थी उसके भी मेंबर थे, संचालन समिति के भी मेंबर थे, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी उसके मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा हाईवे कौन सा है भारत का? ये हाईवे है जो पहले इसको NH7 के नाम से जानते थे, नेशनल हाईवे नंबर 7। अब ये नाम बदल गए हैं, पुराने अगर आपने पढ़ रखे हैं तो उनके नाम बदल गए हैं हाईवेज के, नेशनल हाईवे के। ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये श्रीनगर से, यूं कहें कश्मीर से और कन्याकुमारी तक पूरे देश में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन राज्यों से होके गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 7 हुआ करता था पहले, और इसकी टोटल लेंथ 3745 किलोमीटर है। और इसी पे ही जो सबसे बड़ी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है वो भी इसी नेशनल हाईवे पे है। जवाहर टनल का सुना होगा आपने, जवाहर टनल भी इसी नेशनल हाईवे पे है। या फिर जो कांजीगुड़ बनिहाल सुरंग है वो भी इसी नेशनल हाईवे पे है। और अब हो गया है ये नेशनल हाईवे नंबर 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके लिए यूजफुल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसी के हिसाब से टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है। कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। Hello everyone, welcome to my UPSC.
यूपीएचएससी हुआ करता था पहले ये, अभी नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में। 40 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जनरल स्टडीज के पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा वेबसाइट विजिट करके, या इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, जहां आप कमेंट करके पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है, उसके एक ऊपर ही ऊपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक अवेलेबल है, या फिर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः जाना जाता है। देखिए, जो भारतीय शिक्षा आयोग है इसका गठन कब हुआ था, इसके गठन की प्रणाली है ये शुरू हुई थी 1964 में और ये चली 1966 तक। और भारत की जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार देना हो, नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था और इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता था। किससे? कोठारी आयोग के नाम से। और डॉक्टर कोठारी है जो उस टाइम पे यूजीसी के भी अध्यक्ष थे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था उसके अध्यक्ष थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है? देखिए, चिंतन फलक या पैराडाइम जो शब्दावली है सामाजिक विज्ञान के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन एक गतिशील संकल्पना की बात करें तो गतिशील संकल्पना के रूप में इसको विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो थॉमस कुन को जाता है। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक निकाली थी, बुक निकाली थी 1962 में। 1962 में ये बुक निकाली थी, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना, और उसमें विस्तृत से इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। इसका करेक्ट आंसर आएगा टीएस कून। श्रेय थॉमस कून को जाता है इसका। निम्नलिखित से एक अच्छी शोध परिकल्पना की विशेषताओं को पहचानिए। इनमें से अच्छी शोध परिकल्पना कौन सी है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अच्छी शोध की परिकल्पनाएं कौन सी होती है। देखिए, एक अच्छी परिकल्पना है, उसमें कई बुनियादी विशेषताएं होती है। जैसे एक परिकल्पना अनुभव के रूप में सत्य होनी चाहिए। किस रूप में? अनुभव के रूप में सत्य हो। दूसरा, प्रासंगिक होनी चाहिए, या फिर यूं कहें पूर्वानुमान और व्याख्यात्मक शक्ति होनी चाहिए उसमें, या फिर वो परिणाम पर कसौटी के अनुमान के लिए एक बेस प्रस्तुत करे, एक आधार प्रस्तुत करे, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक पारंपरिक रूप से स्थापित ज्ञान के खिलाफ नहीं जानी चाहिए वो, या फिर एक सरल होनी चाहिए परिकल्पना, निश्चित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी परिकल्पनाएं हैं जिनको अच्छी शोध की परिकल्पनाएं कहा जाता है। गुड रिसर्च हाइपोथेसिस इन्हीं को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसमें कौन कौन से सही है? दिस वन एंड दिस वन, ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका औपचारिक जो उद्घाटन है ये दिसंबर 1953 में कर दिया गया था, 28 दिसंबर 1953 को। उस टाइम पे जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे अबुल कलाम आजाद, उनके टाइम पे किया था 28 दिसंबर 1953 को। और इसका जो भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय के रूप में जो इसको मान्यता मिली है या औपचारिक स्थापना हुई है, स्थापना का ही पूछा है, शुरुआत तो यहीं से हो गई थी। स्थापना 1956 में हुई थी इसकी, 1956 में। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये अभी काफी चर्चा में है। ऑप्टिमस रोबोट, आप दूर से बॉल फेंकते हैं तो ये कैच कर लेता है, इतना है इसका कैपेसिटी। चाहे पौधों को पानी देने का काम हो या बक्से ले जाने का काम हो, कोई छड़ है इधर से उधर, धातु की छड़ है क्यों ना हो, इस तरीके के काम काफी काम करता है ये ऑप्टिमस।
और ये एक ह्यूमन रोबोट है। और ये बनाया किसने लॉन्च किया है? टेस्ला। टेस्ला ने लॉन्च किया है। ये जो एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उन्होंने टेस्ला एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे है उस पे इसको लॉन्च किया है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल का अगुवा कौन था? जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बना था। वेस्टर्न घाट, इसमें इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, इसी को कहते हैं पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल। ये गठित किया गया था 2010 में। और इसमें थे जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसके सदस्य रहे हुए हैं माधव गौडगिल। माधव गौडगिल थे और ये इसके अध्यक्ष थे। 2010-11 में ये बनाई गई थी कमेटी। ये विशेषज्ञों का पैनल था जिसकी अगुवाई कर रहे थे माधव गौडगिल। कौन सी रियासत को सबसे पहले ब्रिटिश शासकों ने व्यपगत के सिद्धांत के तहत लिया था? आपने मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियोज नहीं देखे हैं, चैनल पे अवेलेबल है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएसएससी के नाम से, आप जाके जरूर देखिएगा। देखिए व्यपगत का सिद्धांत क्या है? ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो डलहौजी की नीति थी। और इसमें क्या था? सबसे पहले का पूछा है, सबसे पहले किसको लिया था? तो सतारा को। सतारा को 1848 में ले लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। इसमें ये पहला बड़ा राज्य था जिसने डलहौजी की जो हड़पने की, राज्य हड़प की नीति थी, या जो ये व्यपगत का सिद्धांत है, सतारा के राजा की उन्होंने क्या है, उनकी मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई थी। और एक बेटे को गोद लेने के बावजूद अंग्रेजों ने इस सिद्धांत का हवाला देते हुए राज्य को अपने अधीन कर लिया था। बाद में और भी कई राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो प्रिंसली स्टेट थे उनको डलहौजी ने अपने अधीन ले लिया था। 18 कई बार पूछा जाता आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इसके तहत कौन सा पहला, उसके बाद तो पहले सतारा था। सतारा के बाद में जैतपुर और संभल, जैतपुर और संभल, ये संबलपुर और जैतपुर ये 1849 में लिए थे। इसके बाद में उदयपुर को लिया था 1852 में। उदयपुर वो राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है। और इसके बाद में 1854 में झांसी को लिया था, 1854 में ही नागपुर को लिया था। और बाद में तंजौर को 1855 में लिया था। 1848 सतारा, जैतपुर और संभल 1849, उदयपुर छत्तीसगढ़ में जो 1852, झांसी और नागपुर 1854 और तंजौर को 1855 में। ये अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट सीरीज में। आप किसी भी क्वेश्चन को ये ना समझे कि इस तरीके का नहीं आएगा। पूरा आपका जो पैटर्न, आपका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है। सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य है, इससे डिस्टेंस के अनुसार पूछा है 7वां ग्रह कौन सा है। 7वें नंबर पे तो दूर कौन सा है? सबसे पहले कौन सा आता है? सूर्य के बाद में आता है मरकरी, मरकरी के बाद में आता है वीनस, वीनस के बाद में अर्थ, अर्थ के बाद में मार्स, मार्स के बाद में आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद में सैटर्न, सैटर्न के बाद में यूरेनस, ये है। और यूरेनस के बाद में नेपच्यून। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? मरकरी, बुध। इसके बाद में वीनस आता है, शुक्र, फिर अर्थ, पृथ्वी, फिर इसके बाद में मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये सूर्य से डिस्टेंस के दूरी के। तो 7वां कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यूरेनस। ए इसका करेक्ट आंसर है। संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार इनमें से क्या है? देखिए संपत्ति का अधिकार का मतलब है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आर्टिकल 31 था और उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। अब ये हो गया है लीगल राइट, कानूनी अधिकार हो गया है। आपकी जो संपत्ति है, संपत्ति का अधिकार अब एक यूं कहिए आप कानूनी अधिकार हो गया है। और इसको आर्टिकल 31 से हटा के और कहाँ कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में? अब कहाँ है आर्टिकल 31 की जगह इसको दे दिया गया आर्टिकल 300A में।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए ये पूछा है नियुक्ति कौन करता है। अगर पूछा जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो सिलेक्शन है वो कौन करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी राजीव कुमार है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका सिलेक्शन करता है प्राइम मिनिस्टर प्लस सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश और ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये मिलके और इसका करते हैं। लेकिन ये बदल दिया गया था, इसका जो अभी यही है, इसमें चेंजेस नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने बदला, फिर सरकार ने कानून बनाया और इसमें एक दो और जोड़ दिए, जैसे लॉ मिनिस्टर वगैरह का किया था, इस तरीके से। लेकिन यहां पे जो पूछा गया है, यहां पे पूछा है कि नियुक्ति कौन करता है। मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति जुड़ी हुई है आर्टिकल 324(2), ये आर्टिकल से जुड़ी हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, और ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? देखिए अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, इसमें जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है फीमेल्स का पूछा है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो गाजियाबाद में है, 81.42% फीमेल लिटरेसी रेट की बात हो रही है। और गाजियाबाद के बाद में नंबर आता है फीमेल लिटरेसी रेट में 77.17% जो गौतम बुद्ध नगर का है। यहां सबसे ज्यादा पूछा है, गाजियाबाद लिखा नहीं है कहीं, तो इसको चेंज कर देंगे, गाजियाबाद, ये करेक्ट आंसर आएगा। टाइपिंग में हो जाता है कई बार इशू, इसको ठीक कर देंगे जब आपको टेस्ट में भेजेंगे जब। तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कहां पे है, गाजियाबाद की है 81.42%। ओवरऑल का पूछा जाता है, तो ओवरऑल में ये जरूर आप पढ़िएगा कि सबसे ज्यादा ओवरऑल लिटरेसी रेट कहां पे है उत्तर प्रदेश में, चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? पवन ऊर्जा में देश में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस राज्य का है? तो देखिए पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान, ये टॉप 5 स्टेट है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, इस तरीके से है। पश्चिम बंगाल ये टॉप 10 है। तो सबसे ज्यादा किसका है? तमिलनाडु का है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तमिलनाडु का काफी ज्यादा है, लगभग 4900 मेगावाट तमिलनाडु का है, और जो सेकंड नंबर पे है 1900 मेगावाट के आसपास महाराष्ट्र का है, और जो 5वें नंबर पे है राजस्थान का लगभग 740 या 750 मेगावाट के आसपास है। तो काफी डिफरेंस है। टॉप 4 को मिला लिया जाए तो उनका टोटल भी तमिलनाडु जितना नहीं होता है। पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल, देखिए देश में वन या वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल। जो भौगोलिक एरिया है भारत का, उसके कितने परसेंटेज वन है? 24.56% फॉरेस्ट है, वन है। अब भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो मैं आपको अगर टॉप 5 की बात करूं तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा आता है, देन महाराष्ट्र। ये टॉप के 5 राज्य हैं क्षेत्रफल वाइज सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले। मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। सबसे टॉप पे मध्य प्रदेश है।
अगर आपसे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाइज पूछा जाए, परसेंटेज वाइज का मतलब क्या है कि राज्य का एरिया और उसमें ज्यादा फॉरेस्ट, तो परसेंटेज वाइज पूछा जाता है। तो परसेंटेज वाइज जहां प्रतिशत लिख दिया जाता है, यहाँ प्रतिशत नहीं है, प्रति क्षेत्रफल वाइज पूछा है। प्रतिशत वाइज पे सबसे ज्यादा मिजोरम है, मिजोरम के बाद में अरुणाचल प्रदेश है, और इसके बाद में मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। ये परसेंटेज वाइज टॉप 5 हैं। या फिर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि दर अभी के टाइम में सबसे ज्यादा कहाँ पे वनावरण में वृद्धि दर हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो कर्नाटक टॉप पे है, कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। ये सुधार हो रहा है, इनमें वन बढ़ रहे हैं। और कमी सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, कमी हो रही है मणिपुर में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा वो मध्य प्रदेश आएगा, बी। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वेबसाइट विजिट कर लीजिए आपकी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज के लिए या फिर जनरल स्टडीज के लिए। कुछ लोग जैसे जिस दिन ज्वाइन करते हैं फिर उनको दूसरे दिन फिर मैसेज करते हैं कि टेस्ट नहीं मिला है। डेली प्रैक्टिस टेस्ट नहीं होते हैं, वीक में 2 या 3 टेस्ट होते हैं। लेकिन जैसे आप आज ज्वाइन करते हैं तो अभी तक के जो पहले टेस्ट हो चुके हैं वो मिल जाते हैं आपको। तो आप जब तक पढ़ते हैं, जब तक 2-3 टेस्ट और आपको मिल जाते हैं। रेगुलर टेस्ट पॉसिबल भी नहीं है, फालतू में कचरा इकट्ठा करके आपको देने से आपका टाइम खराब करना है। अननेसेसरी क्वेश्चन देके टेस्ट करवाना वो सिर्फ नाम का है। आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, पूरा रिवीजन होना चाहिए, और टेस्ट सीरीज में यही करवाते हैं, नोट्स भी देते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके लेवल एग्जाम का क्या लेवल है, क्या सिलेबस है, उसके हिसाब से बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है मोहनजोदड़ो हड़प्पो हो करवाने से ही टेस्ट सीरीज हो जाती है। एंशिएंट के क्वेश्चन करवा रहे हैं कुछ लोग, उनको सिलेबस तक नहीं पता है। सिंधु नदी की सहायक नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित हैं, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो नीचे दे रखी है। उत्तर से दक्षिण तक सहायक नदियों का सही क्रम। उत्तर से दक्षिण कौन सा होता है? ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ, ये पूछा है। और ये सभी सिंधु की सहायक नदियां है। देखिए, आप इसको मैप में जरूर देखिएगा और आपको सेंड कर दिया जाएगा साथ में इसका मैप। इंडस है, इंडस के बाद में आता है झेलम। झेलम है ये आगे जाके, और यहां से चेनाब आ रही होती है, चेनाब में मिल जाती है। इसके बाद में रावी है, रावी भी यहां चेनाब में मिल जाती है। और फिर सतलज है, सतलज भी यहां चेनाब में मिल जाती है। और इसमें सतलज है इधर से आती है, लेकिन व्यास, तो आप देखेंगे ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी, और इसके बाद में ये आता है झेलम, ये चेनाब है, इसके बाद में ये रावी है, ये सतलज है और ये व्यास है। और ये आगे जाके और यहां मिल जाती है, और आगे से ये इंडस ही जाती है जो इंडियन ओशन में जाती है, हिंद महासागर में। यहां जहां ये मिलती है नदियां, इसमें 5 नदियां, इसको क्या कहते हैं? पंचनाद। इसको पंचनाद कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। सतलज है इधर से, व्यास सतलज में आके मिल जाती है, तो आप देख लीजिएगा क्या क्रम रहेगा दक्षिण से और उत्तर से दक्षिण का। तो उत्तर से दक्षिण का जो क्रम रहेगा इसमें झेलम, ये सही क्रम रहेगा, ACDB। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है? वो है रावी रिवर। रावी नदी है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। रावी नदी भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और इनके बारे में ज्योग्राफी में आपको डिटेल में करवा दिया जाएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो रेगुलरिटी मिल जाती है, अदरवाइज फिर जब सेकंड वन, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? ये पूछा है आयरन ओर का। आयरन ओर सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का? लौह अयस्क का।
तो देखिए भारत में जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है आयरन और प्रोडक्शन में वो ओडिशा की है, 50% से भी ज्यादा, 55% प्रोडक्शन आयरन और का ओडिशा में होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में आता है कर्नाटक और कर्नाटक के बाद में झारखंड आता है। छत्तीसगढ़ की जो हिस्सेदारी है 17% है, कर्नाटक का इसमें 14% आयरन और लोहा अयस्क प्रोड्यूस करता है, 11% झारखंड, और अकेला उड़ीसा लोहा अयस्क 55% करता है, 55%, तो सबसे ज्यादा ओडिशा। निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है? गंगा के जो राइट बैंक है, दाहिना तट है, उस पे स्थित कौन सा शहर नहीं है? प्रयागराज जो इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर, ये तीनों दाएं तट पे स्थित हैं। वाराणसी है, ये दाएं तट पे नहीं है, ये बाएं तट पे है, बनारस। वेदों की ओर वापस लौटो, वेदों की ओर लौटो, वापस लौटो, ये नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था वेदों की ओर वापस लौटो। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे स्वामी विवेकानंद। और इनका ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल ओरिजिनल नाम था मूल शंकर, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में यह नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, और अगर लाला हरदयाल ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है आपको सोन सिंह बाकना ऑप्शन में दिया जाए। कई जगह सोन सिंह बाकना दे दिया जाता है, तो लाला हरदयाल और सोन सिंह बाकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में, सोन सिंह बाकना और लाला हरदयाल ने। निम्नलिखित विद्रोह में कौन सीधो और कानों से संबंधित था? कौन सा विद्रोह सीधो और कानों से संबंधित था? देखिए सीधो और कानों, इनका संबंध था हूल आंदोलन से। किससे? हूल विद्रोह से, हूल आंदोलन से। और हूल आंदोलन कौन सा है? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन, हूल विद्रोह भी कहा जाता है, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। इसमें जो संथाल जनजाति है उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और जो सामंतवादी क्रूरता थी उसके खिलाफ झारखंड और पश्चिम बंगाल में विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक चला था। महात्मा गांधी बहुत बाद में आए अंग्रेजों से आजादी लेने। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की संसद में शामिल है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? देखिए पार्लियामेंट का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इजी, मॉडर्न, टफ, कैसा भी आ सकता है। तो ये देखिएगा इसमें क्या है, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर और पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट भारत की जो संसद है उसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। राज्यसभा क्या कहा जाता है? राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, जबकि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, जबकि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन को बुलाने और उसका सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति की। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेगा अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल वैकेंट है, खाली है राष्ट्रपति की पद, तो उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति भी काम करेगा। आर्टिकल 65 कहता है। आर्टिकल 66 कहता है
उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के द्वारा, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलके जो निर्वाचन मंडल बनेगा उसके सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। ये आर्टिकल 66 कहता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, ये आर्टिकल 67 कहता है। और उपराष्ट्रपति कार्यकाल और रिक्त से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 68 कहता है। और किसी भी आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे, आर्टिकल 70 कहता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला हो, कोई विवाद हो, तो वो आर्टिकल 71 में मेंशन है, उनसे कैसे डील किया जाए। हमसे पूछा है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आर्टिकल 66 बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, और अगर आप इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, नोट्स पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो पढ़ लीजिए, और जो टेस्ट है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ पढ़ लीजिए, और फिर अपने आप को कितना जो पढ़ा है आपको याद है या नहीं है उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। तो इस एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर हो जाता है। 20+ तो मिनिमम मान के चलिए, 25 तक भी इजीली हो जाता है। लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में जो राज्यों से निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है। देखिए, लोकसभा में टोटल कितने होंगे, लोकसभा में टोटल होंगे 550, और उसमें से 530 है राज्यों से और 20 है वो स्टेट से होंगे। अभी प्रेजेंट में 543 हैं, तो राज्यों से 530। निम्नलिखित में से किस देश में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। पहले ये देख लीजिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। 2022 का आयोजन किया था कतर में। आपने देखा होगा, वहां पे दीपिका पादुकोण को इनवाइट किया था। कतर में हुआ था 2022 का। और 2026 का कहाँ होगा, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों में होगा। और ये 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों मेजबान देश है। 11 जून से लेके और ये 19 जुलाई तक होगा। 11 जून 2026 से और 19 जुलाई 2026 तक इन तीनों देशों में इसका आयोजन होगा। हाल ही में 5 अक्टूबर 2024 में हरियाणा की कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं। जो पिछला एग्जाम हुआ था पहले, उसमें एक में पूछा गया था कर्नाटक विधानसभा में। अभी रिसेंटली हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए हैं, और जम्मू कश्मीर में। तो आप ध्यान रखिएगा कितने कितने विधानसभा पे चुनाव हुए हैं। कौन जीता कौन हारा ये कोई जरूरी नहीं है, कितनी विधानसभा के सीटों पर चुनाव हुए हैं। हरियाणा में 90 सीटों पे चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में 288 पे चुनाव होते हैं। ये ध्यान रखना आपको। 20 का करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार जुलाई 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। ये यूनाइटेड नेशन का एक पॉपुलेशन डिवीजन एस्टिमेशन है, जिसमें पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग कितनी थी। और ये ध्यान रखिएगा, कौन बताता है, संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या संभाग है, ये आकलन करता है। तो जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग भारत की जो पॉपुलेशन है वो 145.5 करोड़, 1.45 अरब, 145 करोड़ 100, ये इसने अनुमान बताया है। और इसीलिए कहा जा रहा है चाइना से आगे हो गए। निम्नलिखित में से किसे विमेन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। देखिए, यहाँ विमेन महिला की बात हो रही है, विमेन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है 2024 वो अभी नहीं आया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 है, वो टेलर स्विफ्ट थी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 की बात कर रहे हैं। इसमें कमला हैरिस और जो बाइडेन को भी 2020 में दिया गया था। एलन मस्क को 2021 में बनाया गया था। 2022 में जोकर जेलेंस्की थे। और अभी जो विमेन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है, ये लीना नायर को घोषित किया गया है। किसको? लीना नायर, विमेन पर्सन ऑफ द ईयर। ये भारतीय मूल की हैं लीना नायर।
यह आपको ध्यान रखना है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नीति आयोग द्वारा जारी 112 अभिलाषी जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने जिले थे? ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो पहले कहा जाता था सबसे पिछड़े जिले हैं, उनको अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया है। उनमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स की जिलों की सूची थी, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले थे? नीति आयोग जारी करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग। उत्तर प्रदेश के इसमें 10 जिले थे, और वो 10 जिले कौन से थे? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये 10 थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? लालजी सिंह को कहा जाता है भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जनक। देखिए, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपने एक भी टेस्ट पूरा नहीं करवाते हो यूट्यूब पे, इसीलिए आपको ये पूरा टेस्ट करवाया जा रहा है। अदरवाइज ये टेस्ट सीरीज में ही मिलता है, यहाँ पूरा टेस्ट नहीं मिलता आपको। निम्नलिखित में से कौन, और वीडियो देख के जो जिन्हें ये लगता है वीडियो देख के एग्जाम क्लियर हो सकता है, ये भूल जाएं, वीडियो देखने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति, समझ और चिंतनशील। वर्णनात्मक स्तर, प्रेरणात्मक स्तर, ये चिंतन के स्तर नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की वैश्विक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, ये रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? अभी रिसेंटली जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का 134वां स्थान है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। अब आप देख लीजिएगा कैसे तैयारी करनी है। एग्जाम में है जो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जी जान लगा के तैयारी कीजिए। कंपटीशन काफ़ी होता है आजकल। और कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा, ये नंबर दिया हुआ है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या टेस्ट सीरीज के लिए, या फिर वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।